प्रिय छात्र छात्राओं, कफन कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। उसकी समीक्षा को मैं प्रोफेसर मदन लाल खत्री जी बांसवाड़ा के द्वितीय वर्ष कला के हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र में संकलित ये कहानी है, कथांतर कहानी संग्रह से ली गई है। इसके लेखक प्रेमचंद हैं और इन्होंने इस कहानी को एक नीचे के तबके के भावों को, उनके जीवन को चित्रित करने के लिए लिखा है। उन्हीं लोगों के चित्रण में कहानीकार प्रेमचंद बताते हैं, ये इस कहानी में प्रकाश डालते हैं। कहानी में गीसू, माधव और बुधिया ये तीन मुख्य पात्र हैं और विशेषतः तो गीसू और माधव पर ही कहानी केंद्रित है। उस समय के लोगों की आक्रामकता और आलसीपन का चित्रण भी इसमें है। कहानीकार स्वयं कहता है, कोई कार्य करने को बुलाता तो निर्व्याज भाव से दुगनी मजदूरी मांगते। वही औरत आज प्रसव वेदना से मर रही थी और ये दोनों इसी इंतजार में थे कि वह मर जाए तो आराम से सोए। और जिस ढंग से पात्रों का चित्रण प्रेमचंद ने किया है, वह निचले तबके के लोगों के वर्तमान में यानी अपने आज में जीने की मानसिकता को दर्शाता है। कल की फिक्र मजदूर वर्ग को नहीं होती, रोज कमाता है, रोज खाता है और मस्त रहता है। मजदूर वर्ग की यही वर्तमान में जीने की मानसिकता उनके विकास और उनकी बचत न होने के कारण उन्हें क्या है कि तकलीफ में रखता है। बुधिया की चीख पुकार और इनका उसे अनसुना कर देना गीसू और माधव की हृदयहीनता को प्रकट करते हैं। कहते भी हैं कि गीसू कहता है, मालूम होता है बचेगी नहीं, सारा दिन दौड़ते हो गया, जरा देख तो आ। तो माधव फिर चिढ़कर बोलता है, मरना ही तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती, देख कर क्या करूं। तब गीसू कहता है, तू बड़ा बेदर्द है बे, साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा उसी के साथ इतनी बेवफाई। तब माधव कहता है, तो मुझसे उसका तड़पना और हाथ पांव भरना देखा नहीं जाता। मतलब कुल मिलाकर ये इनको बुधिया की तरफ से कोई संवेदना बुधिया के प्रति इनकी नहीं दिखाई देती इस कहानी में कि बुधिया के लिए कुछ करना चाहते हो। नहीं तो आसपास के लोगों को भी बुलाकर ला सकते और उसे अनसुना करके ये सो जाते हैं। फिर इन्हें खुद को पता नहीं होता कब बुधिया ने चीखना चिल्लाना बंद किया और कब बुधिया के प्राण पखेरु उड़ गए। वहीं एक तरफ तो गीसू और माधव की हृदयहीनता है, दूसरी तरफ वहीं बुधिया की मृत्यु पर कफन के लिए पूरा गांव के ठाकुर और गांव के बाजार के बनियों की संवेदनशीलता को प्रदर्शित करता है। मतलब इस चीज़ों में वे लोग मदद करते हैं। खासकर मृत्यु के प्रसंगों में हमने देखा है कि लोग मदद के लिए आगे आते हैं, कफन उफन के पैसे देने के लिए कभी पीछे नहीं हटते। और इस तरह से यहाँ के जो पात्र, इस कहानी के पात्र, उनका जो चित्रण है कहानीकार प्रेमचंद ने बड़ी ही मार्मिकता से किया है। चाहे वो गीसू हो, माधव हो, बुधिया हो, गांव का ठाकुर हो, ये चार ही लोग हैं जो मुख्य रूप से हमारे सामने आते हैं। तो इस तरह से जो कहानी के पात्र हैं वो हमारे सामने कहानीकार रखता है। अगला जो पॉइंट है अध्ययन के लिए वो है कहानी के पात्रों की भाषा शैली, कहानी की भाषा शैली। अब इसमें कहानी की जो भाषा है पात्रों के वर्ग विशेष द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा का ही
कहानीकार ने प्रयोग किया है। और वैसे भी कहानीकार प्रेमचंद की जो भाषा है वह ग्रामीण भाषा का पुट लिए रहती है और उसी तरह यहाँ प्रयोग की गई है। जो जिस वर्ग का है, जितना पढ़ा लिखा और जितना मतलब संपन्न है, जैसे उसकी भाषा को वैसे ही इन्होंने प्रयोग किया है। कहानी की भाषा ग्रामीण परिवेश के अनुकूल ही है। कहानी में देशज शब्दों, कहावतों और मुहावरों का प्रयोग भी होता रहा है और इस कहानी में भी हुआ है। एक प्रयोग मैं आपके सामने पढ़ के सुना रहा हूँ कि घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले में मांस। घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले में मांस। और दूसरी तरफ एक और है कि कैसे मतलब छोटे छोटे कहावतों मुहावरों का जो प्रयोग है वो देखने को बनता है। सब कुछ आ जाएगा, भगवान दे तो। जो लोग अभी एक पैसा नहीं दे रहे थे वही कल बुलाकर रुपये देंगे। मेरे 9 लड़के हुए, घर में कभी कुछ नहीं था, मगर भगवान ने किसी न किसी तरह बेड़ा पार ही लगाया। बेड़ा पार लगाना यहाँ भी कहावतों और मुहावरों का प्रयोग है। और दूसरा और है एक कि दोनों इस वक्त शांत से बैठे पूड़ियाँ खा रहे थे जिसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा। भाषा की बात करें कि जैसे जंगल में कोई अपना शिकार उड़ा रहा, ये भी मुहावरा है। न जवाबदेही का खौफ था, न बदनामी की फिक्र। इन सब भावनाओं को उन्होंने बहुत पहले ही जीत लिया था। कहानी की शुरुआत ही प्रेमचंद जी वर्णनात्मक ढंग से करते हैं, वर्णन शैली से करते हैं। और उसमें शुरुआत में पढ़कर सुनाता हूँ। झोपड़े के द्वार पर बाप और बेटा एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए थे और अंदर बेटे की जवान बीवी बुधिया प्रसव वेदना में पछाड़ खा रही थी। रह रहकर उसके मुंह से ऐसी दिल हिला देने वाली आवाज़ निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते। जाड़ों की रात थी, प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई थी, सारा गांव अंधकार में लय था। इस कहानी में वर्णनात्मक और नाट्यात्मक दोनों शैली का प्रयोग हुआ है। कहानी की शुरुआत ही प्रेमचंद जी की वर्णन शैली से होती है। इसके पहले मैं उदाहरण के रूप में दे चुका हूँ। एक और देखते हैं। खाली जगह ... का कुनबा था, शब्द का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। और सारे गांव में बदनाम। घिसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम करता। माधव इतना कामचोर था कि आध घंटे का काम करता तो घंटे भर चिलम पीता। इसलिए उन्हें कहीं मजदूरी नहीं मिलती थी, पर घर में मुट्ठी भर भी अनाज मौजूद हो तो उनके लिए काम करने की कसम थी। जब 2-4 फाके हो जाते तो घिसू पेड़ पर चढ़कर लकड़ियाँ तोड़ लाता और माधव बाजार में बेच लाता। और जब तक वह पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे फिरते। गांव में काम की कमी न थी। किसानों का गांव था, मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे, मगर इन दोनों को उसी वक्त बुलाते जब 2 आदमियों से एक का काम पाकर भी संतोष कर लेने के सिवा और कोई चारा न होता। अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल ज़रूरत न होती। यह तो इनकी प्रकृति थी। विचित्र जीवन था इनका। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तन के सिवा कोई संपत्ति नहीं। फटे चित्रों से अपनी नग्नता को ढाके हुए जिए जाते थे। संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे हुए, गालियाँ भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई गम नहीं। दीन इतने कि वसूली की बिल्कुल आशा न रहने पर भी लोग इन्हें कुछ न कुछ कर्ज दे देते थे। मटर आलू की फसल में दूसरों के खेतों से मटर या आलू उखाड़ लाते और भून कर खा लेते, या 10-5 ऊख
उखाड़ लाते और रात को चूसते। गिसु ने इसी आकाशवर्ती से 60 साल की उम्र काट दी और माधव भी सपूत बेटे की तरह बाप ही के पद चिन्हों पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम और भी उजागर कर रहा था। ये है इनकी वर्णनात्मकता कि किस तरह से वर्णन के माध्यम से भी ये कहानी को आगे बढ़ाते हैं। और इस वर्णन में हमने उनके ग्रामीण और देसी शब्दों के, कहावतों मुहावरों के प्रयोग भी सुने होंगे। कहानी इसी वर्णनात्मकता और नाटकीयता दोनों शैली से विकसित होकर चरम पर पहुंचती है और अंत में दोनों शराब घर के सामने शराब के नशे में डूबे हुए एक दूसरे को देखकर गाना गाते हुए, नाचते हुए इन्हें बताया गया है। वो गाना भी देसी है कि कहता है, गिसु ने समझाया, क्यों रोता है बेटा, खुश हो कि वह माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई। बड़ी भाग्यवान थी जो इतनी जल्द माया मोह के बंधन तोड़ दिए। और दोनों खड़े होकर गाने लगते हैं, ठगिनी क्यों नैना जमकावे ठगिनी। पियकड़ों की आंखें इनकी ओर लगी हुई थी। यह दोनों अपने दिल में मस्त गाए जाते थे। फिर दोनों नाचने लगे, उछले भी, कूदे भी, गिरे भी, मटके भी, भाव भी बताए, अभिनय भी किए और आखिर नशे में मदमस्त होकर वहीं गिर पड़े। इस तरह से प्रेमचंद हमारे सामने कहानी को रखते हैं और ये प्रेमचंद की कहानी की, कफन कहानी की भाषा शैली है।